Good evening, everyone. We are about to start a new topic that is respiratory system. आज हम रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और किसी भी चीज़ को एक सिस्टम क्यों कहा जाता है ना। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में कि रेस्पिरेशन मतलब सिंपली सांस लेना, ब्रीथिंग करना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। बट इट इज़ मोर फ्रॉम दिस। इस एक कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसे ये कहना ज़्यादा प्रिसाइज होगा कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिफाइन एज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स लाइक नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। मतलब जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक कॉमन फंक्शन करते हैं तब हम उसे सिस्टम कहते हैं, इसलिए इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला गया है। और यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक ब्रीथिंग और एक रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट और बॉडी के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना, उसको कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, इन्हीं गैसेस को कहीं कहीं पे ये कह दिया जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड पार्टिकल ऑक्सीडाइज होता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। जब ये एटीपी बनती है आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तब उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक, अब जब ये रेस्पिरेशन का सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के मतलब ब्लड के साथ काम करता है कोऑर्डिनेशन वाले फैशन में। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक साथ काम करना। जब ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करता है तब हम इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीटली बोलते हैं। मतलब अगर अकेले ये बोला जाए कि ये केवल आपके गैसेस एक्सचेंज में काम कर रहा है तो ये गलत बात है। ठीक है, ये गैसेस एक्सचेंज में काम करता है, ये ऑक्सीडेशन में काम करता है, और किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है? गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है इतना? ओके, चलिए अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा हो तो उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि जो गले से ऊपर वाला हिस्सा है, इसलिए उसको क्या बोल दिया? अपर बोल दिया। एक पार्ट जो नीचे है मतलब गले से नीचे वाला हिस्सा, तो उसको क्या बोल दिया? लोअर बोल दिया। और क्योंकि ट्रैक का मतलब एक पाइप होता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब एक ऐसा पाइप जो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है लेकिन गले के हिस्से के ऊपर है, तो उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और एक ऐसा पाइप जो गले के हिस्से के नीचे है लेकिन किसमें हेल्प कर रहा है? रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक, तो अब देखते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है। सबसे पहला होता है नोज या नेजल कैविटी। ठीक है, नोज या नेजल कैविटी क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फिल्ट्रेशन का, मतलब कि डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रोक देते हैं। किसके हेल्प से? नेजल हेयर की हेल्प से। ठीक है, आपके नेजल चेम्बर में छोटे छोटे बाल होते हैं, उनका काम क्या होता है? डस्ट के पार्टिकल्स को ट्रैक करना। अच्छा, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, चीजें एक्यूमुलेट हो रही, इकट्ठी हो रही हैं, तो सीधी सी बात है वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, इसलिए वो दूसरा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? वार्मनेस का। तीसरा क्या कर रहे हैं? मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं एयर को। आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर में हीट ज्यादा है, बाहर से जो हवा आ रही है वो ड्राई है। तो सब्लिमेशन का प्रिंसिपल क्या कहता था कि ऐसे में जहां पे लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर का इंटरेक्शन हो रहा है वहां पे
वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती थी। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में भी जब ड्राई एयर आपके बॉडी के टेम्परेचर के साथ कंबाइन करती है तो वो मॉइस्चर क्रिएट करती है। तो ये तीन चीज कहाँ हो रही है? बाहर, नोज में आपके। ठीक है। नोज से थोड़ा सा ऊपर आते हैं गले की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? फैरिंग्स। अच्छा, फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहां से फूड और एयर ट्रेवल करती है। कहाँ? गले के नीचे। ठीक है। अगर आप अपने मुंह को फुल्ली ओपन करो, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, और पीछे की तरफ देखो, तो वहां पे एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर की इनिशिएशन मार्क करती है फेरिंग्स की। उसके नीचे वाला पोर्शन होता है लैरिंग्स, जिसमें आपका ये एडम एप्पल लोकेट करता है। उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जो कि क्या करता है? फूड की एंट्री प्रिवेंट करेगा। मतलब फेफड़ों में खाना ना जाने पाए, ये अश्योरेंस का काम करता है एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस कहाँ पे होता है? लैरिंग्स में। कि मान लो ये लैरिंग्स है, ठीक है, इसके जस्ट बाजू में है फेरिंग्स। तो खाना कभी कभी यहां भी जा सकता है, तो यहां खाना ना जाए इसलिए यहां पे क्या होता है? एक फ्लैप होता है कार्टिलेज का। उस फ्लैप को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। जैसे ही आप कुछ भी खाना खाते हैं तो ये ऐसे बंद हो जाता है और वापस से खुल जाता है कि हवा आ जाए। अगर इसमें फूड पार्टिकल आ जाता है तो आपको हिकअप्स होते हैं, हिचकियां आती हैं। ठीक है। चलो, अब हमारा फूड जो था, मतलब एयर जो थी, सॉरी, वो बाहर से गले के पास तक आ गई, जहां पे आपका क्या लोकेट है? वॉइस बॉक्स या एडम एप्पल, ये गले के पास जो एक उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसके नीचे की कहानी यहाँ पे है। उसके नीचे होता है आपका ट्रैकिया। ठीक, मतलब ये लैरिंग्स जब नीचे बढ़ने लगता है तो उसी को ट्रैकिया बोलते हैं। और इसी ट्रैकिया में क्या होता है? ऐसा सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। क्योंकि इसमें से हवा अंदर बाहर जा रही है, तो ये क्या करेंगे? आपस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगे। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए इसलिए ये कार्टिलेज की बोन्स होती हैं सामने की तरफ, सी शेप की। ठीक है, ये लिखा है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि किसको सपोर्ट करती हैं? विंड पाइप। विंड पाइप का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रैकिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रांच में डिवाइड होगा अंदर जाने के बाद। इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, जो कि किस में जा रहे हैं? लंग्स में जा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये फर्दर क्या होंगी? ऐसे छोटे छोटे डिवीजन में बटेंगी। तब इन छोटे छोटे डिवीजन को क्या बोल दिया जाएगा? ब्रोंकियोल्स। और इनका जो लास्ट पॉइंट होगा हर एक डिवीजन का, उस लास्ट पॉइंट को क्या बोल देंगे? एल्वियोलाई। तो अगर पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, तब हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। कि एल्वियोलाई में एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन आउटर एनवायरमेंट एंड बॉडी। क्लियर है? ठीक। अब लंग्स की अगर बात की जाए तो लंग्स हमारे पास एक पेयर है। एक पेयर मतलब दो लंग्स हैं, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। ठीक है। अच्छा, जो राइट लंग होता है वो 3 लोब का होता है, मतलब उस पे 1, 2 और 3 खंड है, 1, 2, 3। जबकि लेफ्ट में कैसे हैं? सिर्फ 2 है, 1 और 2। इतना भेदभाव। इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? इतना भेदभाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे क्या लोकेट करता है? आपका हार्ट। एकदम बीचों बीच। आप ऐसे हाथ रखिए अपने चेस्ट के रीजन पे जहां पे आपको डिप्रिसिएशन फील हो रहा है, वहां से आपका ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है, और वहीं पे क्या है? आपका हार्ट है। स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट के साउंड को वहां पे सुना जा सकता है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब देखिए ये लंग्स है तो ये किसी न किसी एक मेम्ब्रेन से तो कवर होगा, है ना? तो इस मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल का मतलब लंग्स के ऊपर रहने वाली मेम्ब्रेन, या फॉल्स मेम्ब्रेन कह लो इसको। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये एक आउटर लेयर में है और ये एक इनर लेयर में है। तो
तो जो आउटर लेयर है इसको पैराइटल बोल दिया, जो इनर लेयर है इसको विसरल बोल दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि एक्चुअली ब्रीथिंग कैसे हो रही है, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो ब्रीथिंग में हमने देखा था एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कोई भी चीज या तो अंदर आ रही है या बाहर जा रही है एट अ टाइम, मतलब एक बार में या तो चीज अंदर आएगी या बाहर जाएगी। ठीक है, तो जब अंदर आ रही है गैसेस, हम गैस इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसमें अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं। भाई साहब, हम पूरी हवा ले रहे हैं, उस हवा में नाइट्रोजन भी है, लेकिन ब्लड में अल्टीमेटली टिश्यू में जाके एब्जॉर्ब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है? बाकी ले पूरी हवा रहे हैं हमने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई फिल्टर नहीं लगा हमारी नाक में कि नहीं नहीं सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगी, नाइट्रोजन बाहर रह जाएगी, सल्फर बाहर रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी गैसेस अंदर जाती हैं। ठीक है, तो जब हम सांस अंदर खींचते हैं तब हम उसको बोलते हैं इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मतलब समझो कि मान लो ये आपके पास एक कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह। ठीक है, मान लो कि ये लंग है, अगर मैंने इसको यहां से ऐसे बंद कर दिया, ठीक है, ये मैंने एक कवर लगा दिया, अब इसमें या कितनी वॉल्यूम बची, इतनी वॉल्यूम बची, मतलब केवल इतनी ही चीज इस पे क्या हो पाएगी, स्टोर हो पाएगी। लेकिन अगर मैं इस चीज को, इस कवरिंग को फिर से एक लंग्स बना लो और इसको मैं बेंट कर दूं, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ मोड़ दूं, इधर से भी प्रेशर लगाया, इधर से भी प्रेशर लगाया और इसको क्या कर दिया, ऐसा पूरा बेंड कर दिया, तब यहां पे क्या होगा, सीधी सी बात है, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे पहले 1 लीटर कोई सब्सटेंस आ रहा था तो यहाँ पे 3 लीटर सब्सटेंस आ सकता है। इतनी कहानी क्लियर है? तो सेम मैकेनिज्म इनहेलेशन में भी होता है। इस फ्लैप को बोल दिया जाता है डायफ्राम। ठीक है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद को सिकोड़ता है, नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जो मसल्स हैं, भाई जैसे हमने देखा था ट्रैकिया आपस में कोलैप्स ना कर जाए, आपस में चिपक ना जाए, इसलिए वहां पे कार्टिलेज था। तो यहां पे क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल होगा। इंटरकोस्टल मसल, मान लीजिए ये आपका लंग है, तो इसके ऊपर मसल की लेयर होगी और वो मसल किससे जुड़ी होती है, आपके रिब केज से, ताकि ये लंग्स आपस में कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो जब ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो इससे एसोसिएटेड मसल्स भी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ये वाली सिचुएशन आ रही है, तो इनकी वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर? अब जब इनकी वॉल्यूम बढ़ रही है तो एयर क्या करेगी, लंग्स में अंदर आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम देखा जाए, अब अंदर आने के बाद वो ब्लड में डिजोल्व होगी, ब्लड में डिजोल्व होने के बाद अलग अलग टिश्यूज पे जाएगी, टिश्यूज में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक डेफिशिएंसी आ जाएगी। भाई आपके पास 10 चॉकलेट है, 5 मान लो एक्लेयर्स हैं और 5 मान लो एल्पेलिबे है। ठीक है, या कुछ और एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास 5 मेलोडी है, 5 एक्लेयर्स है, 10 चॉकलेट है तुम्हारे पास, उनमें से अगर मैंने 5 एक्लेयर्स हटा दी तो तुम्हारे पास क्या बचा, 5 मेलोडी। तो सेम काम ब्रीथिंग में भी होता है कि आपने गैस तो पूरी एब्जॉर्ब की थी, पूरी इनहेल की थी, ठीक है, लेकिन उसमें से जो ऑक्सीजन था वो टिश्यू ने खींच के रख लिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी किस में हो गई, गैस में हो गई। जितनी भी गैसेस ब्लड में डिजोल्व है उधर कमी आ गई। भाई 10 चॉकलेट थी, मैंने 5 हटा ली, तो कमी कितने की, 5 की कमी है, क्योंकि आपकी मुट्ठी में 10 चॉकलेट आ सकती थी, लेकिन अब केवल 5 बची, 5 तो अपन खा गए हैं, तो हाथ में तो कमी आ गई ना। तो ऐसी ब्लड में कमी आ जाती है ऑक्सीजन की, शरीर में नहीं आती है, टिश्यू में तो वो पहुंच जाता है। क्लियर? चलो, अब जब कमी आ गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब कमी आ गई तो सीधी सी बात है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा हो गई है, वो तो कोई काम की थी नहीं, एब्जॉर्ब होने वाली नहीं थी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो सिमिलरली जहां डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके एरिया बड़ा कर रहा था, वहां डायफ्राम रिलैक्स होके क्या करेगा, एरिया छोटा करेगा। ठीक है, अब जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो इंटरकोस्टल मसल भी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी।
जब इंटरकोस्टल मसल वापस ऊपर खिंचेगी तो इनकी वॉल्यूम कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो एयर है वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मूवमेंट शो करेगा, मतलब एयर बाहर की तरफ मूव करेगी। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज कहां पे होता है, अभी हमने देखा था। तो गैस एक्सचेंज जो है ये एल्वुलाई में होता है। ठीक है, एल्वुलाई में किसके किसके बीच में, मतलब लंग्स में किसके किसके बीच में, एल्वुलाई और ब्लड के बीच में। अच्छा, मैकेनिज्म कौन सा है, डिफ्यूजन का है। तो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल ये कहता है कि सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक रहेगा। एक ट्रिक के जरिए आप इसे याद रख सकते हैं। आप सभी के घर में पानी की टंकी है, और वो पानी की टंकी कहाँ होती है, सबसे टॉप पे होती है, और उसमें बहुत सारा पानी कलेक्टेड है। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर देखी जाए तो उस वाटर टैंक में ज्यादा है। ठीक है, तो जब आप नल वगैरह खोलते हो तो मूवमेंट कहाँ से होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए, मतलब गैसेस के लिए भी है। भाई आपके शरीर के अंदर गैस लिमिटेड है, वर्स्ट केस सिनेरियो 3 लीटर है मैक्सिमम, कोई बहुत बड़ा एथलीट है तो। ठीक है, तो और बाहर कितनी है, बहुत सारी है। तो मूवमेंट कहां से होगा, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड हो गई है एज कंपेयर टू सराउंडिंग एयर, तब मूवमेंट कहाँ होगा, अंदर से बाहर की तरफ। टेक्निकली अगर बात की जाए तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कोई भी रिसेप्टर नहीं होता। जस्ट माइंड माय वर्ड्स, ऑक्सीजन का कोई भी रिसेप्टर बॉडी पे नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रिसेप्टर होता है। वो भी कहाँ पे होता है, कैरोटिड या एओर्टिक बॉडी में। और आसान भाषा में बोले तो हार्ट के आसपास जो है, हार्ट के सामने की तरफ और पीछे की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में ज्यादा है तब आप ब्रीथिंग बाहर की तरफ करोगे, एक्सपेल करोगे, और अगर कम है तब आप इनटेक करोगे। ठीक है, ब्रेन का कौन सा सेगमेंट काम करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये दो ब्रेन एक्टिव होते हैं। चलो अब थोड़ा सा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। एक आपने शब्द सुना होगा टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं टीवी, जिसकी वॉल्यूम यहाँ पे लिखी है 500 ml, मतलब अपन थोड़ा आसान भाषा में बोलेंगे आधा लीटर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आप कितनी सांस ले सकते हो, कितने वॉल्यूम की सांस ले सकते हो, उसे बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। तो एक एवरेज एडल्ट जो कि 22 से 25 साल का है, जिसका वेट 65 से 70 किलोग्राम्स है, जो भी मतलब बेसिक पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स के हिसाब से एक नॉर्मल आदमी आधा लीटर सांस या तो ले सकता है या छोड़ सकता है। मतलब अगर वो सांस ले रहा है, इनहेल कर रहा है तो आधा लीटर कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है तो भी आधा लीटर कर रहा है। ठीक, सेकेंड होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं IRV। नाम में ही छुपा है रिजर्व, सांस लेने के बाद भी। ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या किया, ब्रीथिंग किया, उसके बाद क्या किया, फोर्सफुली इनहेल करने की कोशिश की कि मैक्सिमम कितनी सांस आप ले सकते हैं। तो वो मोर और लेस आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर। ठीक है, फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व, मतलब आप फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हो, तो वो मोर और लेस कितना आ रहा है, 1 लीटर, 1200 ml है, 1 लीटर मान के चलो, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी। ठीक है, फिर आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब जो भी आपके पास रिमेनिंग एयर बची हुई है, पूरी एयर अगर एल्वेलाई से निकल जाएगी तो एल्वेलाई आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए
तो इधर भी मोर और लेस, वैसे तो 1200 ml एग्जैक्ट वैल्यू है, बट याद करने के लिए कर लीजिए कि 1 लीटर, ठीक है। चलिए, अब कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अभी तक आपने एनाटॉमी देख ली कि लंग्स कैसे बना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। अब अगर वो काम करना बंद कर दें ठीक से नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में यहाँ लिखा है। या तो आपको अस्थमा हो जाएगा, अस्थमा मतलब जलन और दर्द होना किसमें, एयर पैसेज में। या आपको सीओपीडी हो जाएगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, रुकावट आएगी किसमें, पल्मोनरी में, मतलब जो भी आपके वेसल्स हैं, एल्वुलाइस हैं, वो ठीक से काम नहीं करेंगे, एयर उसमें से अच्छे से अंदर बाहर नहीं हो पाएगी। तीसरा है निमोनिया। निमोनिया बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो कि किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, और ये एल्वेलाई में होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आपने अभी देखा होगा कोविड, बहुत ज्यादा एक वायरस है कोविड, तो काफी पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, उसमें भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, रेस्पिरेशन में आ रही थी, ठीक है। तो पल्मो, ये जो निमोनिया है ये एल्वेलाई में आता है, और अभी हमने वहां क्या देखा था कि जो एल्वेलाई है ये किसका है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऑर्गन है, ठीक है। तो जो निमोनिया है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अफेक्ट करेगा, और जो कोविड था ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता था। COVID as a kind of, मतलब it is a condition in which inflammation is caused but due to the infection of virus। अस्थमा की कंडीशन थी, बट अस्थमा किस वजह से हो सकता है, हमारे खुद के ह्यूमन बॉडी में जितने भी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उनके एक्शन की वजह से हो सकता है, किसी एलर्जेंट की वजह से हो सकता है, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, ठीक है। लेकिन वायरस या किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, अगर कोविड में तो एक्चुअली वायरस ही था, तो उसकी वजह से अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका डिस्टर्ब हो रहा था तो वो कोविड की कंडीशन थी, ठीक है। फिर एक होता है ट्यूबरक्लोसिस, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी तो हो सकती है, टीबी वही वाली कंडीशन थी, तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। अब कभी भी अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ें तो उसके साथ उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी जरूर पढ़िए, कि एक्चुअली वो बीमारी, पहले आपने देखा कि ऑर्गन क्या है, कैसे काम कर रहा है, फिर आपने देखा कि अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो डिसऑर्डर देगा। अब आप देखेंगे कि अगर डिसऑर्डर आ रहा है तो वो डिसऑर्डर कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। चलो, तो शुरू करते हैं इसी का लिंक्ड सब्जेक्ट, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी डील्स विथ द ऑल्टर्ड फंक्शन इन द बॉडी ड्यू टू डिजीज। डिजीज के हो जाने से बॉडी में जितने भी चेंज आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सॉरी, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शनिंग में जो भी चेंज आ रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर डिसरप्ट गैस एक्सचेंज लीडिंग टू हाइपोक्सिया, हाइपर एपनिया, या फिर दोनों, या तो सांस लेने में तकलीफ होगी या बहुत गहरी और लंबी सांसें लेंगे। हाइपोक्सिया जिसमें सांस नहीं आती, हाइपर एपनिया मतलब सांस अटक अटक के लेना, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेना। क्लियर है भाई, सीधी सी बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का चीफ फंक्शन क्या था, एयर फ्लो मेंटेन करना, शुद्ध बोला जाए तो। एयर आएगी तभी तो उसमें ऑक्सीजन आएगा, तभी तो उससे ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो एयर फ्लो अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर कॉज होगा। पहला मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा इज अ कंडीशन, इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। कोई भी बीमारी अगर 15 या 21 दिन से ज्यादा होती है तो उसको आप क्रॉनिक की कैटेगरी में रखते हो। इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉजिंग एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब जो एयरवे था आपका, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक था, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, हाइपर रिस्पॉन्ड की सिचुएशन में आ जाता है, कि थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल आया तो वहां पे म्यूकस आ जाएगा, वहां की जो वॉल्स हैं वो लूज पड़ जाएंगी या बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगी, जिससे एयर फ्लो क्या होगा, इफेक्ट होगा। अच्छा, अब आप 2 शब्द बहुत फ्रीक्वेंट सुनेंगे, एक ईटियोलॉजी और एक पैथोजेनेसिस। तो ईटियोलॉजी को बोला जाता है कॉज, कि क्या कारण है,
और पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म, कैसे हो रहा है। ठीक है। और आसान भाषा में बोला जाए तो इटियोलॉजी इज व्हाट इट इज, कि कैसे हो रहा है। और पैथोजेनेसिस मतलब हाउ इट इज, कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सॉरी, कैसे हो रहा है हाउ इट इज, व्हाट इट इज में क्यों हो रहा है। ओके। इटियोलॉजी में एलर्जेंसी की वजह से, मतलब कोई ऐसा पार्टिकल जिससे आपको एलर्जी हो वो आ जाए, ठंडी हवा में आप चले जाओ, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, या किसी पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रह लो, तो इनकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर के जितने भी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, पर्टिकुलरली आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली पैथोजेनेसिस में भी देखेंगे तो आईजी एक्टिवेट हो गया, जिससे क्या हुआ, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन हो गया। मास्ट सेल एक सेल होता है जो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जो बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। लेकिन आईजी क्या करेगा, उसे तोड़ देगा, उसके जो ग्लोब्यूल्स थे वो डिसरप्ट हो जाएंगे। अब जब ग्लोब्यूल्स टूट गए तो ब्रोंकाई कैसा हो गया, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। और जब ब्रोंकस खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें से म्यूकस का सिक्रीशन होगा, क्योंकि वो रफ होने लगा ना, ड्राई होने लगा। और होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म क्या कहता था कि अगर बॉडी ड्राई हो रही है तो वो खुद को क्या करेगी, वेट। और खुद को वेट करने का क्या तरीका है कि म्यूकस का प्रोडक्शन वो बढ़ा दे। ठीक है। अच्छा, अस्थमा के सिम्टम्स क्या क्या है, वीजिंग, ब्रीथलेसनेस, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। ठीक है। दूसरा होता है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। चलिए, सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, किसी भी शब्द के सामने आईटीआईएस आपको लगा मिल जाए, मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। और ये इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है, ब्रोंकियोल्स में हो रहा है। 21 दिन से ज्यादा का टाइम स्पेन है, इसलिए उसको क्रॉनिक बोला जा रहा है। दूसरा होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में डिपोजिशन हो जाता है कुछ फाइबर्स का, मोस्टली ये स्मोकिंग की वजह से होता है। जब आप स्मोक करते हैं तो उसमें से जो टोबैको का कहना चाहिए स्मोक होता है, उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं टोबैको के, तो वो जाके लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिटेन होता है। उस कंडीशन को एम्फाइसीमा कहते हैं। तो इसकी इटियोलॉजी मतलब व्हाट वाली कंडीशन, क्या वाली, की कैसे हो रही है, किस चीज से हो रही है, तो स्मोकिंग की वजह से और पॉल्यूटेंट की वजह से। पैथोजेनेसिस मतलब कैसे हो रही है। ब्रोंकाइटिस की सिचुएशन कब आती है, जब इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको क्योर करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए होम्योस्टेसिस का प्रिंसिपल लगा के बॉडी क्या करेगी, म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा देगी। और जब म्यूकस बढ़ जाएगा तो जो एयरवेज था, भाई ये हमारे पास पाइप था, इसमें यहाँ म्यूकस का सिक्रीशन हो गया, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ी सी जगह बची, तो नैरो हो जाएगा एयरवे, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस डिफिकल्ट हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन एम्फाइसीमा की होती है, जिसमें एल्विलाई की जो वॉल है वो डिस्ट्रक्शन के फेस में आ जाएगी और डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो कफ बहुत ज्यादा बनेगा और डिप्सनिया वाला स्प्यूटम। स्प्यूटम मतलब कफ जो बहुत ज्यादा शैलो होता है। क्लियर है। अच्छा, हमने डिजीज सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ ली, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ ली कि डिजीज कैसे हो रही है। अब उसकी मेडिसिन पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी, कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। हमने देखा अस्थमा कैसे हो रहा था, कौन कौन से फैक्टर्स थे और क्या पाथवे था। अब हम देख रहे हैं कि अस्थमा हो गया है तो कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग आ रही थी, रेडनेस आ रही थी, इचिंग आ रही थी। तो उस इन्फ्लामेशन को कॉज करने के लिए क्या दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इनका, ब्यूटीसोनाइड और बैक्लोमीथासोन। दूसरा हम क्या दे सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब जो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऑपोजिट में काम करता है उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं, और जो उसके सिमिलर कंडीशन में काम करता है उसको एगोनिस्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन के लिए कौन सा केमिकल रिलीज होता है, ल्यूकोट्राइन्स, और या इसको और बोल सकते हैं इंटरल्यूकेंस। ठीक है, कॉक्स 1 कॉक्स 2 भी आता है इसी में। तो ये मान लो कि ये केमिकल है
जो इन्फ्लेमेशन होने पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अगर इस केमिकल के रिलीज को हम बढ़ा दें कि हमको और ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो, तब हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोट्राइन्स एगोनिस्ट, जो उसको बढ़ा रहा है। लेकिन ये ड्रग्स क्या करेंगी, इसको कम करेंगी, किसको, इस केमिकल के रिलीज को, इसीलिए ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, और उसका एग्जाम्पल मोंटेल्यूकास्ट। ठीक है। अब मान लो कि ब्रोंक्यूल्स जो है हमारे, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें डायलेट करवाना है। और डायलेट कराने के लिए क्या देना पड़ेगा, साल्ब्यूटामॉल देनी पड़ेगी। साल्ब्यूटामॉल क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट। फिर से वही वाली बात, ऑपोजिट में काम कर रही है। बॉडी किस सिचुएशन में है, कॉन्ट्रैक्शन में है, और हमें क्या कराना है, डायलेशन कराना है, ऑपोजिट काम कराना है। अच्छा, तो फिर ये बीटा 2 क्यों बोला, बीटा मतलब मान लो ये एक कार्बन है, इससे एसोसिएटेड ये एक कार्बन है, और यहाँ पे क्या लगे हैं आपके मल्टीपल ग्रुप्स, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा। सिमिलरली प्राइमरी और सेकेंडरी वाला, तो यहाँ पे टारगेट हो रहा है, इसलिए इसको बीटा 2 एगोनिस्ट, एग्जाम्पल साल्ब्यूटामॉल। दूसरा एंटी कोलिनर्जिक, ये एसिटाइल कोलिन क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, लेकिन हमको क्या कराना है, डायलेट कराना है। उसका एग्जाम्पल क्या है, इप्राट्रोपियम। तीसरा मिथिलजैंथीन, इसका एग्जाम्पल क्या है, थियोफाइलिन। ये तीनों एजेंट्स क्या काम कराएंगे, ये तीनों एजेंट्स डायलेशन का काम कराएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो या तो जीपैट में पूछे गए हैं या आरजीपीवी के एग्जाम में। ठीक है, तो जीपैट में 2020 में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कि कौन सी ड्रग है जो ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर के ऑपोजिट में काम करेगी, मतलब उसे बंद कर देगी। अभी हमने ऊपर ही देखा था कि इसका एग्जाम्पल क्या है, मोंटेल्यूकास्ट। ठीक, दूसरा इसने पूछा था मैच द फॉलोइंग, कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है, तो हमने देखा था कि जो साल्ब्यूटामॉल है ये क्या होती है, बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। इप्राट्रोपियम हमने क्या देखा था, एंटीकोलिनर्जिक होती है। और थियोफाइलिन क्या होती है, फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर्स। ठीक है, तो वहां ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी का 2, यहां लिख लेते हैं, सी का 2, बी का 1 और ए का 3, जहां ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा था वो उसका करेक्ट होगा। आरजीपीवी ने क्या पूछा था कि पैथोफिजियोलॉजी बताओ सीओपीडी की, मतलब डेफिनेशन की सीओपीडी क्या है, इसकी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में स्मोकिंग और पॉल्यूटेंट, और पैथोजेनेसिस में दो अलग अलग। ठीक है, पहला पैथोजेनेसिस एम्फाइसीमा का, फिर ब्रोंकाइटिस का। क्लियर है। दूसरा क्या पूछा गया था आरजीपीवी में, डिप्लोमा में, सॉरी डी फार्मा में, ये बी फार्मा के लिए था, ये डी फार्मा। 2022 में क्या पूछा गया था, नेम 2 ब्रोंकियोडाइलेटर्स यूज्ड इन अस्थमा। ठीक है, तो हमने तो 3 पढ़ के रखे हैं, एक हमने बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ लिया जिसका एग्जाम्पल ये यहाँ लिखा है, कहाँ गया साल्ब्यूटामॉल ये। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एंटीकोलिनर्जिक, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एंटीकोलिनर्जिक का इप्राटोपियम। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, मिथिलजैंथीन्स, जिसका एग्जाम्पल क्या था, थियोफाइलिन। क्लियर है। इस फीड में दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसे भी नोट्स चाहिए हो इसके पीडीएफ फॉर्मेट में, विथ इमेजेस, विथ मैकेनिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।